नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी महत्ता भारत की जो विकास यात्रा चल रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम सेक्टर की, हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स की और हम इस सेक्टर को समझने के लिए हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपको मिलवाएँगे। लेकिन हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि एल्युमिनियम कितना ज़रूरी है एक देश की इकोनॉमी में और आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की दैनिक दिनचर्या से लेके और आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से चेंज हो रही है, जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, भले वो रिन्यूएबल इकोनॉमी हो, भले वो सोलर एनर्जी हो, भले वो नए इलेक्ट्रिकल्स हों, नई मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह एल्युमिनियम की ज़रूरत है। तो इस सेक्टर के बारे में ज़्यादा समझने के लिए हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत की एक अग्रणी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो एल्युमिनियम सेक्टर में काम करती है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन, जिसको आम जनता नाल्को के नाम से ज़्यादा जानती है, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में नमस्कार, और हमें समय नमस्कार। देने के लिए। हम एक बातचीत करेंगे जिससे हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए भी कि एल्युमिनियम सेक्टर कैसा है, थोड़ा-सा टेक्निकल भी है तो थोड़ा आप हमें समझाएँ अगर। और किस तरह से काम कर रहा है एल्युमिनियम सेक्टर इन जनरल और नाल्को इन पर्टिकुलर। तो सर, पहला सवाल मेरा यही है कि आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा एल्युमिनियम सेक्टर के बारे में बताएँ, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है और स्पेसिफिकली नाल्को कैसे काम कर रहा है, कैसे एल्युमिनियम को और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है? अभिषेक जी, एल्युमिनियम सेक्टर कैसे काम करता है, इसको मैं नाल्को के ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एल्युमिनियम की शुरुआत होती है वैल्यू चेन की बॉक्साइट से। तो हमारा एक बॉक्साइट माइंस है पचपटमली, जहाँ पे हम बॉक्साइट का माइनिंग करते हैं। देन उसे बॉक्साइट को नीचे रिफाइनरी, वहीं पे दामनजोड़ी में रिफाइनरी है, वहाँ लेके आते हैं और रिफाइनरी में उसको रिफाइनिंग करके केमिकल प्रोसेस के द्वारा इस बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है। 1 टन एल्यूमिना बनाने के लिए करीब करीब 3 टन बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। इस एल्यूमिना को हम फिर स्मेल्टर प्लांट में ले जाते हैं। स्मेल्टर प्लांट में पावर के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसे स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करके उसको हम एल्युमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। पहले हॉट मेटल, देन उसको कास्टिंग करके हम एल्युमिनियम बनाते हैं। और एल्युमिनियम मेटल जो हम बनाते हैं उसे बनाने के लिए, चूँकि ये पावर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ये पावर इंटेंसिव सेक्टर है, इसके लिए हमारे पास एक पावर प्लांट भी है करीब 1200 मेगावाट का। 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए 2 टन एल्यूमिना, अगर आप देख लें तो 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए करीब करीब 6 टन बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आज के डेट में जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, इनगट्स, बिलेट्स, वायर रॉड्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स, ये मेजर 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं। और बाकी प्लेयर्स भी करीब करीब यही सब 4-5 प्रोडक्ट बनाते हैं जो फर्दर जाके डाउनस्ट्रीम में कंज्यूमर्स को यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा नाल्को के बारे में आपकी वेबसाइट पे पढ़ भी रहा था, तो जैसे हमें बताया गया कि वहाँ पे मैंने पढ़ा कि नाल्को जो है वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट और एल्युमिना का। इस तरह का क्लेम कि हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, उसका पीछे क्या कारण है और किस तरह से हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं? नाल्को कैसे प्रोड्यूस कर पाता है? ऐसा है कि हमारे इंटीग्रेटेड जो वैल्यू है, बॉक्साइट माइंस हमारी अपनी है, रिफाइनरीज हमारे अपनी है। तो बॉक्साइट एल्यूमिना प्रोडक्शन करने के लिए जो बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है, ये बॉक्साइट हम जब माइनिंग करते हैं, ये माइनिंग में हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आज के डेट में, 1 टन बॉक्साइट प्रोड्यूस करने के लिए करीब करीब 1000 रुपीज़ कॉस्ट आता है। तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि हम एक एफिशिएंट वे में माइनिंग कर रहे हैं। एल्यूमिना प्रोडक्शन के लिए जो बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है, बॉक्साइट चूँकि हमारा अपना है, हम अपने सोर्सेज से बॉक्साइट लेते हैं। वर्ल्ड ओवर बहुत जगह क्या है कि आज के डेट में जो एल्यूमिना प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट खरीद के परचेस करके करते हैं। तो अगर आप 1 टन एल्यूमिना बना रहे हैं तो 2 टन बॉक्साइट की ज़रूरत है, तो आपका कॉस्ट डबल हो जाता है। अगर आप ये इसी बॉक्साइट को आप खरीद के करेंगे, ये आपको मार्केट में आज के डेट में 3000 रुपीज़ पर टन में मिलता है। तो इसीलिए हमारे एल्यूमिना की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये नाल्को का बहुत एक तरह से एडवांटेज है कि वो एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कंपनी है। बॉक्साइट माइनिंग से लेके और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक ऑलमोस्ट सारे ही जो लाइफ साइकिल है या बनाने में जितने प्रोसेस है, सब पे ऑलमोस्ट नाल्को के पास एक लेवल ऑफ कंट्रोल है, जिसके कारण वो कॉस्ट को भी काफ़ी कम कर पाते हैं। थोड़ा हमें समझ में आया ये प्रोडक्शन के बारे में। अब हम आपके यहाँ हम बात करेंगे जो आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो
आपकी परफॉर्मेंस रही है। नाल्को ने बताया भी था कि उनकी काफ़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही थी। आप कोई भी फाइनेंशियल इंडिकेटर देख लें या प्रोडक्शन के इंडिकेटर्स देख लें, सब में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस था कि 17,800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, शायद 5,500 करोड़ का प्रॉफिट्स था, और आपके वैल्यू चेन में जितने भी प्रोडक्शन एलिमेंट्स है सबका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है इसके लिए आपको क्या लगता है, इसके की फैक्टर्स क्या थे और इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे? देखिए, लास्ट ईयर हमारा जो परफॉर्मेंस रहा 25 में, ये 25 में हम लोगों ने बेस्ट एवर फिजिकल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एलुमिना प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। तो हमारे जो फिजिकल परफॉर्मेंसेस है बेस्ट एवर रहे। ग्रोथ के टर्म्स में एल्यूमिना का ग्रोथ अराउंड 11 to 12% रहा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मेटल का ग्रोथ अराउंड 3% रहा। सेल्स हमारा बेस्ट एवर सेल्स रहा, एल्यूमिना एंड मेटल दोनों का। एल्यूमिना का ग्रोथ सेल्स में हमारा करीब 30% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर रहा। मेटल का ग्रोथ भी अराउंड 3% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल्स भी बेस्ट एवर फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यू जनरेशन में ग्रोथ अराउंड 6% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 9% ग्रोथ। की फैक्टर्स आप देखें तो रेवेन्यू जनरेशन हमारा जो हुआ, रेवेन्यू जनरेशन करीब 1,000 रुपया हमारा 1,000 करोड़ रुपीज़ हमारे रेवेन्यू जो बढ़े पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन। हाँ, अगर पिछले फाइनेंशियल में देखें इट वाज अराउंड 16,700, जो कि इस साल हमारा करीब 17,800 के आसपास गया। करीब 1,000 करोड़ हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा, इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हमारे वॉल्यूम के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा हमारा एल्यूमिना प्रोडक्शन, जो कि प्रीवियस ईयर में करीब 20,70,000 था, वो बढ़ के 23 लाख हुआ। जो कि हम बोल रहे हैं एल्यूमिना प्रोडक्शन हमारा करीब 12 से 13% बढ़ा है। ये एक मेजर था जिससे हमको करीब 1,700 करोड़ का एडवांटेज मिला इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। मेटल प्रोडक्शन हमारा करीब 10,000 टन बढ़ा, इसमें हमको करीब 300 से 400 करोड़ मिला। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ हमें 2,000 से 21 करोड़ का एडवांटेज मिला इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन प्राइस में हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। जैसे हम जो एल्यूमिना मार्केट में बेचते हैं, अगर 24-25 में देखें तो एल्यूमिना मार्केट में एवरेज प्राइस हमको मिल रहा था $585, और 25-26 में वो घट के हो गया $370, करीब $200 एल्यूमिना का प्राइस घटा ड्यू टू एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस, जिससे हमें करीब 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ। और मेटल का प्राइस बढ़ा, जिससे हमें 1,500 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो प्राइस का नेगेटिव इम्पैक्ट करीब 960 करोड़ का रहा। तो इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइस, मार्केट कंडीशंस, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कि हमारा प्रोडक्शन हम बढ़ाएं एंड हमारे एफिशिएंसीज बढ़ाएं। तो हमारे प्रोडक्शन से हमें करीब 2,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ, और रेवेन्यूज़ में और प्राइस का नेगेटिव इम्पैक्ट 900 करोड़ का आया। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी करीब हमारा 700 करोड़ जो करीब बढ़ा, उसमें 1,300 करोड़ का इम्पैक्ट है वॉल्यूम्स का, 200 करोड़ का इम्पैक्ट है हमारे एफिशिएंसीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट, और 900 करोड़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है प्राइस का। तो मेजर अगर ड्राइवर्स बोले तो दो है, एक हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम्स, इंक्रीज इन हमारे एफिशिएंसीज बोलते हैं टेक्नो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जैसे कॉस्टिक सोडा कंजम्पशन, सीपी को कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, ये एफिशिएंसीज को भी हम लोगों ने बेटर किया। तो इसके कारण हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ इन स्पाइट ऑफ एडवर्स मार्केट कंडीशंस, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट था 900 करोड़। एक चीज़ इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी चल रही है एल्युमिनियम मार्केट में। जैसे चाइना ने अपने प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया है, एक बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को लाने की, कि एल्युमिनियम को हमें ग्रीन एल्युमिनियम या उस प्रोडक्शन को, एनवायरनमेंट को ध्यान कार्बन एमिशन कम करने की बातें चल रही हैं। यूरोप का भी जो मार्केट है वो कुछ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स लगा रहा है। यूएस ने भी टैरिफ लगाए थे एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पे। तो ये वेस्ट एशिया में वॉर चली रही है। तो ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये आपकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी, रेवेन्यू था, इसको आप कितना सस्टेनेबल मानते हैं? कमोडिटी प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सस्टेनेबल है या आगे भी ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा नाल्को का? लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, आफ्टर अगर इस साल हम अप्रैल के बाद देखें, ये मिडिल ईस्ट वार के चलते मिडिल ईस्ट में अराउंड 6.5 मिलियन टन मेटल प्रोडक्शन मीन्स एल्यूमिनियम प्रोडक्शन हो रहा था, जो कि कैपेसिटी करीब 40% घट गया है। कुछ स्मेल्टर्स वहाँ अबू धाबी में
कतार में, वहाँ कुछ स्मेल्टर्स बंद हुए हैं ड्यू टू वार। इसके कारण जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पूरे प्रोडक्शन जा रहे थे यूरोप में। यूरोप में इन लोग एक्सपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ का जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसके कारण दूसरे जगह जो स्कैरसिटी आ गई एल्यूमिनियम, तो ओवरऑल एल्यूमिनियम के प्राइजेज LME बढ़ गया। अगर लास्ट ईयर का एवरेज LME हमको जो मिला था वो अराउंड $2900 था। एज ऑफ डेट, आज के डेट में LME करीब करीब 36-37 चल रहा है। तो ये इंक्रीज़ इन LME के कारण हमें मेटल में ज़रूर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मेटल हमारा ज़्यादा रेवेन्यू देता है। अराउंड 70% ऑफ रेवेन्यू हमारे मेटल में है। तो इस साल हमारा जो फोरकास्ट भी है, CRU का फोरकास्ट देखें या बाकी इंडेक्सेस के फोरकास्ट है, उसमें है कि LME ऑन एन एवरेज ईयरली हमको 36-37, कुछ तो 4000 भी बोल रहे हैं, बट हमको जो लगता है कि 35 से 36। लास्ट ईयर हमको एवरेज LME 29 मिला, $2900 पर टन। इस साल एवरेज LME हमको $3600 पर टन मिलेगा, तो अराउंड $600-700 पर टन को वहाँ हमको मेजर एडवांटेज मिलेगा। ऑफ कोर्स एल्यूमिना का कंजप्शन वर्ल्ड ओवर कम हुआ है, जिसमें इस साल हमको जैसे लास्ट ईयर एवरेज एल्यूमिना का रियलाइजेशन हमको मिला $370 पर टन। अभी हमारा करीब करीब 310 से $320 पर टन में एल्यूमिना बिक रहा है। वहाँ हमारा थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट ये LME प्राइसेस इंक्रीज से कंपनसेट होगा। और हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है, हमने प्रोडक्शन टारगेट लिया है कि प्रोडक्शन टारगेट हम लास्ट ईयर जो लिए हैं वहाँ से भी करीब 5-6% ज़्यादा टारगेट लिए हैं। हमारा रिफाइनरी एक एडिशनल आ रहा है एक्सपेंशन होके, जो कि हमारा 2.1 मिलियन टन है, ये 3.1 मिलियन टन हो जाएगा। 10 लाख का रिफाइनरी आ रहा है। कॉस्टिक सोडा प्रोडक्ट, कॉस्टिक ये कैल्साइट एल्यूमिना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये 10 लाख में से इस साल हम करीब करीब वहाँ से 3 लाख निकल पाएंगे, 2 से 3 लाख, और नेक्स्ट ईयर से 10 लाख वो फुल कैपेसिटी में चला जाएगा। तो वहाँ भी हमको वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम का हमको एडवांटेज मिलेगा। तो हमारा ये है कि कैल्साइट एल्यूमिना का प्राइजेस कम होने के बाद भी मेटल प्राइजेस इंक्रीज होने से हमें प्रॉफिटेबिलिटी हम मेंटेन कर पाएंगे या उससे बेटर ही रहेगा। तो मैं ब्रॉडली ये समझा कि इवन दो प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कुछ आपके प्रोडक्शन बढ़ाने के प्लान्स हैं, जिसके कारण हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़े आगे कुछ सालों तक सस्टेनेबल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब थोड़ा सा हम आपने टच अपॉन भी किया था एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, तो आप हमें नालको के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके बारे में बताएं, और स्पेसिफिकली जो एल्युमिनियम की पूरी लाइफ साइकिल है कि ओर का एक्सप्लोरेशन से लेके एलुमिना के प्रोडक्शन को या फाइनल मेटल प्रोडक्शन तक, उसमें कैसे आप एक्सपेंशन के प्लान्स हैं आपके, थोड़ा टाइमलाइंस के साथ आप हमें बताएंगे। और कोई ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट अगर होने वाली है या प्लान्ड है तो वो भी, उस पर भी थोड़ा सर आप हमें बताएं। एक्सपेंशन की बात आप ने कहा अभिषेक जी, तो एक्सपेंशन में हम लोगों ने ऑलरेडी अपना एक्सपेंशन प्रोसेस वैल्यू चेन के जो बिगनिंग है, दैट इज़ बॉक्साइट एंड एल्यूमिना से स्टार्ट कर दिया है। हमारे बॉक्साइट माइंस एक हमारी जो चल रही है पंचपटमली, उसके अलावा हमें एक बॉक्साइट माइंस और मिला है पोटांगी। हमारा प्रेजेंट बॉक्साइट का जो कैपेसिटी है ये करीब करीब 7.5 मिलियन टन पर एनम। ये बॉक्साइट जो पोटांगी आएगी इसमें 3 मिलियन टन पर एनम और ऐड होगा, तो ये करीब 10.5 मिलियन टन पर एनम पोटांगी माइंस आने से हम स्टार्ट कर देंगे। इस साल से हमारा प्लान है स्टार्ट करने का, मीन्स नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। ये मतलब करीब करीब 30% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अगले साल तक बॉक्साइट का। हाँ, अब एल्यूमिना में हम आते हैं। एल्यूमिना की हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी है 2.1 मिलियन टन। हम एक 1 मिलियन टन का रिफाइनरी ऐड कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटी हमारा 3.1 मिलियन टन चला जाएगा। इसकी टाइमलाइंस देखें तो करीब करीब ये प्रोजेक्ट हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। हमारे टाइमलाइंस है कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हम कमीशनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाले 5 से 6 महीने में हम कमीशनिंग कंप्लीट करेंगे, अपने कैपेसिटीज़ को बढ़ा के 80% तक ले जाएंगे। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 1 मिलियन से अराउंड 0.2-0.3 मिलियन टन इस साल प्रोडक्शन करेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स उसको फुल कैपेसिटी में रैंप अप कर लेंगे। मीन्स एल्यूमिना प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा करीब 3.1 मिलियन टन हो जाएगा अगले 2-3 सालों में। हाँ, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें तो 27-28 से 26-27 में करीब 2-3 लाख करेंगे, 0.2-0.3 मिलियन, एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स उसके नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आ जाएगा पूरा 3.1 मिलियन टन हो जाएगा। ये हमारा प्लान है अप टू एल्यूमिना। अब चूंकि हम जब एल्यूमिना बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक्सेस ऑफ एल्यूमिना हो जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्मेल्टिंग कैपेसिटीज़ को अपने बढ़ाएं। बिल्कुल, स्मेल्टिंग कैपेसिटीज़ हमारी अभी 0.46 मिलियन टन है। इसके लिए हम बहुत फास्ट एंड बहुत डेडिकेटेड मैनर में, एक टाइम बाउंड मैनर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम DPR बनाने के लिए ऑलरेडी एक कंसल्टेंट अपॉइंट कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी सप्लायर का अपॉइंटमेंट दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि हम DPR बोर्ड से सितंबर तक अप्रूव करा लें बोर्ड से,
एंड जो उसके पैकेजेस के ऑर्डरिंग हम नेक्स्ट ईयर मई जून तक कर लें, जून जुलाई तक, एंड नेक्स्ट ईयर अगस्त से हम ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट करें। वहाँ से 3 से 3.5 साल का टारगेट है, लेके चलेंगे, जिसमें हम जो रोड मैप अभी बनाए हैं कि 2030 दिसंबर और मे बी 2031 मिड 31 तक ये हम 5 लाख का स्मेल्टर और ऐड करेंगे उसमें। तो ये 0.4 एंड 0.5 and करीब 1 0.5 मिलियन टन का हमारा स्मेल्टिंग कैपेसिटी होगा। ये स्मेल्टिंग करने के लिए एक पावर प्लांट भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। एग्जिस्टिंग पावर प्लांट हमारा करीब 1200 मेगावाट का है। अगर हम 5 लाख का स्मेल्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो करीब 800 मेगावाट की हमको पावर ज़रूरत पड़ेगी। साथ में हम एक पावर प्लांट के लिए भी DPR बन रहा है, पैरेलल वो भी जाएगा, तो 1000 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी साथ में हम लेके आएंगे। वो पावर प्लांट अंगुल में ही बनेगा सर? वहीं पे अंगुल। तो जितना मैं समझा स्मेल्टिंग कैपेसिटी आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 1 और million 4-5 साल में हो जाएगी। एल्यूमिना अगले 2-3 साल में करीब 2.1 मिलियन मेट्रिक टन है सर, है ना? यूनिट मिलियन में तो वो 3 मिलियन टन तो पर तो वो 3.1 तक पहुंच जाएगा। और बॉक्साइट माइनिंग भी आपकी वो अगले साल में ही करीब 30% बढ़ने वाली है। तो पूरी लाइफ साइकिल में आपने हमें बताया एक्सपेंशन प्लान्स हैं नाल्को के। एक सर जो डाउनस्ट्रीम है, जो फिनिश प्रोडक्ट आपने बोले थे कुछ हम बताते हैं, उसमें भी कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है, उसमें भी कुछ नाल्को उस तरफ भी अपना कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है? अगर हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो हमारा, अगर हम 4,60,000 बनाते हैं, उसमें करीब हमारा 2 लाख 2.5 लाख हम इनगट्स बनाते हैं। इनगट्स जो कि हम वैल्यू एडेड में काउंट नहीं करते हैं, अराउंड 50% 55% हमारा, 60% ले ले वैल्यू एडेड नहीं है इनगट्स। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वायर रॉड्स हम बनाते हैं करीब 1 लाख, 25 से 30 हज़ार हम बिलेट्स एंड बाकी रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये वैल्यू एडेड है। एग्जिस्टिंग प्लांट में हमारा टारगेट है कि एक 60,000 का हम वायर रॉड मिल और लगाएं, जिसकी DPR बन रही है। तो इनगट प्रोडक्शन को थोड़ा सा हम कम करके वायर रॉड, जो कि एक वैल्यू एडेड में आता है, वो बढ़ाएं करीब 60,000 टन। मतलब 1 लाख जो हम वायर रॉड बना रहे हैं, ये बढ़ के करीब 1.5 लाख वायर रॉड में जाएगा। एंड साथ में रोल्ड प्रोडक्ट्स हमारे जो बन रहे हैं, उसके प्रोडक्शन हम और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ एनेलिंग फर्नेस लगा रहे हैं, तो रोल्ड प्रोडक्ट जो कि हमारा अभी 25 से 30 हज़ार है, वो बढ़ के करीब 40,000 तक लेके जाए। ये 2 जगह हम एग्जिस्टिंग में ट्राई कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले साल में 1.5 से 2 साल में कंप्लीट करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। एक्सपेंशन में ज़रूर हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 60 to 70% हमारे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स रहे और 30 to 35-40% नॉर्मल प्रोडक्ट दैट इज़ इनगट्स रहे, क्योंकि इनगट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिक्वायरमेंट ऑफ इनगट के लिए, क्योंकि इनगट जाती है और मेल्टिंग होके ये दूसरे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है। एक सर मुझे ये भी बताया गया कि एक नई जॉइंट वेंचर बना है, एक नया PSU है भारत का, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसके भी आप सर चेयरमैन हैं, और वो एक तरह से काम कर रहा है जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी एक्सेसिबिलिटी भारत के लिए रहे। तो थोड़ा सर आप हमें ये जो PSU है, काबिल बोलते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में सर आप हमें बताएं कि उसका क्या विज़न है, उस पर क्या काम चल रहा है और उसके कुछ अचीवमेंट्स हो तो सर आप हमें बताएं। काबिल का क्रिएशन गवर्नमेंट का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके तहत हुआ था। इसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें नाल्को, HCL एंड MECL, नाल्को का 40% शेयर है, HCL एंड MECL का 30% शेयर है, जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसका बेसिक पर्पस है कि कंट्री के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसको हम बाहर के कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल के बहुत रिसोर्सेज नहीं है, तो जहाँ जहाँ क्रिटिकल मिनरल के रिसोर्सेज हैं वहाँ हम कुछ माइंस एक्वायर करें, वहाँ माइनिंग करें और उनको इंडिया में लेके आएँ। इसके तहत काबिल ने अर्जेंटीना में 5 माइंस एक्वायर किया है। अर्जेंटीना गवर्नमेंट के द्वारा 5 माइंस अलॉट किया गया है, जिसमें एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ करीब 2-2.5-3 साल पहले। नॉन इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन होता है कि ज़मीन के ऊपर से देखा जाता है कि लिथियम डिपॉजिट कितना है यहाँ पे, कितने डेप्थ में है, कितना क्वांटिटी में लिथियम है, वो उसका रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव आया है। अब हम वहाँ पे इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हो गया है। उसमें ड्रिलिंग करके एक्चुअल पता चलेगा हमें कि कितनी लिथियम है वहाँ पे, कितने डेप्थ में है, कितने क्वांटिटी में है, उसको निकालना कॉमर्शियली वायबल है कि नहीं है। और उसके बाद ये डिसीजन हमको 1 साल के अंदर इसका इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन का रिज़ल्ट 1-1.5 साल में आ जाएगा। देन कमर्शियल माइनिंग वहाँ करने का हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एंड कमर्शियल माइनिंग किस स्केल में होगा, किस लेवल में होगा, वो डिसीजन ऑन बेस्ड ऑफ दिस इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन लेंगे। तो एज ऑफ डेट इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके साथ पायलट प्लांट लगेगा, एंड 1-1.5 साल में इसकी रिजल्ट्स आ जाएंगी, 1.5 साल के अंदर, देन वी विल गो फॉर कमर्शियल माइनिंग।
तो बेसिकली काबिल के थ्रू क्रिटिकल मिनरल्स को देश के बाहर ही ढूंढा जा रहा है। हाँ, उसका मैंडेट यस, देश के अंदर भी ढूंढने का है, मैंडेट उसका बाहर से ही है, बाहर बाहर का ही से है। लाने की है। देश के अंदर अलग अलग माइनिंग कंपनीज कुछ कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के माइंस एक्वायर कर रहे हैं। नालको में भी हमारा एक ऑफ लेट एक थॉट प्रोसेस है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के माइंस कुछ कुछ ऑक्शन हो रहे हैं, हम आगे आने वाले समय में ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के माइंस को एक्वायर करें, नालको इंडिपेंडेंटली भी। तो आप जैसे कह रहे हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स के माइन एक्वायर करेंगे, तो क्या फ्यूचर में जैसे नालको की पहचान एल्युमिनियम से जुड़ी हुई है कि भाई ये एल्युमिनियम सेक्टर में काम करते हैं, तो क्या नालको डाइवर्सिफाई करने वाला है एल्युमिनियम से क्रिटिकल सेक्टर्स की तरफ भी, ऐसे कुछ प्लान्स हैं? हाँ, देखिए गवर्नमेंट का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है कि कंट्री के अंदर भी जो क्रिटिकल मिनरल है उसको हमें एक्सप्लॉइट करना है, निकालना है। तो नालको बीइंग ए माइनिंग कंपनी ऑल्सो माइनिंग भी करते हैं, माइनिंग में भी हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सप्लोरेशन में एक्सपीरियंस है। तो हमारा मैंडेट भी है कि जो हमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में जो परमिशन दिया हुआ है कि हम माइनिंग में दूसरे एरियाज़ में भी जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस एरिया में किस क्रिटिकल मिनरल्स में हम जाएँ जो कि बेटर हो हमारे लिए। सर थोड़ा सा हम अब जो एल्युमिनियम सेक्टर की ग्रीन या सस्टेनेबल ग्रोथ का काफ़ी एक डिबेट चलता है, उस पर बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ओवर मैंने थोड़ा बहुत बोला भी था, चाइना ने भी अपनी प्रोडक्शन को लिमिट किया और रीज़न तो यही दिया है कि हम ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ करना चाहते हैं। ईयू या बाकी जगह भी इन तरह की बातें चलती रहती हैं। तो एल्युमिनियम के लिए आपने जैसे हमें बताया भी, उसके लाइफ साइकिल में काफ़ी कोल लगता है और काफ़ी उसके बाई प्रोडक्ट्स भी शायद निकलते हैं, जिसके कारण इस तरह की बातें होती हैं कि भाई एल्युमिनियम को प्रोडक्शन को हमें सस्टेनेबल की तरफ लेके जाना है, कार्बन एमिशंस उसके थोड़े कम करने हैं। तो इसमें क्या चैलेंजेस है स्पेसिफिकली भारत में, कि अगर मैं बोलूँ कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री जिस तरह से काम कर रही है, स्पेसिफिकली नालको जैसे काम कर रही है, उसके कार्बन एमिशंस हम क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कैसे कम हो जाएगा, उसके बारे में सर थोड़ा सा आप हमें बताएं। एल्युमिनियम प्रोडक्शन में स्मेल्टिंग प्रोसेस में जो कार्बन एमिशन है एज ऑफ डेट, अगर मैं डाटा के हिसाब से बोलूँ, एज ऑफ डेट हमारा 18 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर टन एल्युमिनियम बनाने में होता है। और इसका 80% कार्बन एमिशन आता है जो हम पावर यूज़ करते हैं, थर्मल पावर हम यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसमें हम पावर यूज़ करते हैं। पावर हम लाते हैं हम थर्मल प्लांट से, और ये पावर प्लांट चलता है कोल से। तब ये कोल को जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं बॉयलर्स में, तो वहाँ पे कार्बन एमिशन होती है। तो ओवरऑल इस चेन में देखें तो एल्युमिनियम बनाने में 80% कार्बन एमिशन हो रहा है हमारा ड्यू टू पावर। तो अगर पावर प्रोडक्शन से थर्मल पावर प्लांट को अगर चेंज करते हैं, हाँ, तो उसको कम अगर हम इस थर्मल पावर प्लांट से, जैसे आप देखें विदेशों में, कनाडा में अराउंड 70-80% पावर उनका हाइडल पावर है। हाइडल पावर ग्रीन पावर है टोटल, इसमें कोई कोयला का यूज़ नहीं होता। चाइना में भी काफ़ी हाइडल पावर है। तो इंडिया में इसकी शॉर्टेज है, हाइडल पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा है सोलर एंड विंड। अगर आप ग्रीन पावर की बात करें तो सोलर, विंड एंड हाइडल। लेकिन स्मेल्टर चलाने के लिए जो पावर चाहिए उसमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एक स्टेबल एंड रिलायबल पावर, क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस ऐसी है कि अगर आप बीच में पावर इंटरप्शंस हुए तो पावर, अगर स्मेल्टिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा तो उसको रिज्यूम करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक स्टेबल पावर चाहिए, इसलिए हम हमेशा एक अपना कैप्टिव पावर प्लांट रखते हैं। हम दूसरे से ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं पावर। अगर हमको ग्रीन पावर प्लांट लगाना है तो ग्रीन पावर प्लांट इंडिया में जो ग्रीन अवेलेबल है, सोलर एंड विंड, ये राउंड द क्लॉक अवेलेबल नहीं है। सबसे पहली बात है, दिन के टाइम में है, रात के टाइम में सोलर नहीं है। विंड की भी रिलायबिलिटी ऐसी है कि कभी है कभी नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि इसका यूसेज इन एल्युमिनियम सेक्टर लिमिटेड हो जाता है। ऊपर से दूसरा है कि कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो स्मेल्टिंग में हमारा कॉस्ट अगर देखें तो 30-35% कॉस्ट पावर कॉस्ट है। ग्रीन पावर की कॉस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर एज ऑफ डेट हमारा थर्मल पावर की जो कॉस्ट आ रही है करीब 3.15 रुपीज़ पर यूनिट, ये हम अगर ग्रीन में जाएंगे तो हो सकता है 5 रुपीज़ या उससे ज़्यादा चले जाए। अगर राउंड द क्लॉक चाहिए तो हमें बैटरी स्टोरेज में जाना पड़ेगा। मीन्स ग्रीन पावर को हम बनाएं, ह्यूज कैपेसिटी में स्टोरेज करें एंड उसको राउंड द क्लॉक यूज़ करें, तो कॉस्ट स्टेबल पावर, तो वो कॉस्ट करीब 7 से 8 रुपया पर यूनिट चला जाएगा। एंड ओवरऑल एल्युमिनियम का कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड डाउन बिलो कंज्यूमर्स को काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस भी थोड़ी फिर इफेक्ट हो मार्केट कॉम्पिटिटिव। तो ग्रीन पावर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में एक तो ग्रीन पावर अवेलेबल कुछ पॉकेट्स में ज़्यादा है, जैसे आप देखें राजस्थान, गुजरात, विंड पावर कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा है। तो वहाँ से अगर हमको पावर लाना है स्मेल्टर्स में तो इंटर स्टेट सब्सिडीज़ एंड इंटर स्टेट चार्जेस में कुछ रिलैक्स होंगे। तो ग्रीन पावर अगर थोड़ा चीप होता है देन ये ओवरऑल कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिलेगी। मोस्टली हमने सारी बातें कर ली हैं। कुछ हम आपसे, मैंने कल आपके वेबसाइट पे ही पढ़ा था,
और कि काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ भी शायद आप लोग करते हैं, अंडरटेक करते हैं उड़ीसा में स्पेसिफिकली, और काफ़ी सेक्टर्स में आप इन्वॉल्व हैं, हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो, और काफ़ी काम आपका ट्राइबल एरियाज़ में भी है। तो इसको सर थोड़ा सा आप अगर आप हमें एलोबरेट करके बताएं कि नालको CSR एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली इन उड़ीसा कैसे कर रहा है। CSR का जो मैंडेट है गवर्नमेंट का कि 2% ऑफ प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का एवरेज हमें CSR में स्पेंड करना है। हम उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लास्ट ईयर जैसे हमने करीब करीब 80 करोड़ का बजट लिया था, इस साल और बढ़ेगा। इसमें 4-5 एरियाज़ है जो हमारा फोकस एरिया रहता है। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्किल डेवलपमेंट, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड एक आइकॉनिक सिटी डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया है पुरी के लिए, वो हमारा एक टारगेट है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में जो मेजर फोकस एरिया हमारा रहता है, हमारे जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं जैसे दामनजोड़ी है एंड अंगुल है, ये यूनिट्स में हमारे 9 मेडिकल हेल्थ यूनिट्स चलते हैं। मीन्स मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग गाँवों में जाते हैं। और ये 9 जो हेल्थ यूनिट्स हैं, ये करीब करीब इसके अगर बेनिफिशियरीज़ देखें, ये करीब 350 गाँव को कवर करता है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन के लिए हम दो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक नालको की लाडली और एक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में हम अपने ट्राइबल बच्चे जो दामनजोड़ी के आसपास हैं, अंगुल के आसपास भी बच्चे लोग हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं। उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक उनका हम फ्री एजुकेशन रेसिडेंशियल स्कूल्स में करवाते हैं। यहाँ पे किस है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और 4 हमारे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनको वहाँ एडमिशन करते हैं और उनका फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एजुकेशन हम बियर करते हैं। इसमें एज ऑफ डेट देखें तो बेनिफिशियरीज़ करीब करीब अभी तक 1300 to 1400 बच्चे को हम कर चुके हैं। एज ऑफ डेट करीब 600 to 700 बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी निकल चुके हैं पढ़ के। नालको की लाडली हमारी एक प्रोग्राम है जिसमें 8th क्लास से ऊपर जो गर्ल चाइल्ड है, जो 60% से ज़्यादा जिनका स्कोर रहता है, इनको हम 9000 रुपीज़ का एवरेज एक स्कॉलरशिप देते हैं। ये इसमें भी करीब करीब 1300 से 1400 बेनिफिशियरीज़ हैं। ये 2 प्रोग्राम हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो एवरी ईयर कंटिन्यूअस चलते रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है दामनजोड़ी एंड अंगुल से करीब 100 बच्चे लोग 10th पास को हम लेके आ रहे हैं। यहाँ भुवनेश्वर में STI एंड CTTC 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, उनके पास हम उनको 5 महीने का कोर्स कर रहे हैं। पर स्टूडेंट करीब हमको 1 लाख से 1.25 लाख का खर्चा आ रहा है। उनको वहाँ पे हॉस्टल में रखा जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे CNC ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, एंड इसके बाद इनकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है वहीं से थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। अभी हमारा 2-3 बैच ऑलरेडी निकल चुका है। जितने बच्चे ज्वाइन किए, एक एक बैच में 20 बच्चे रहते हैं, करीब 70 to 80% बच्चे लोग प्राइवेट सेक्टर्स में इनके लोग आते हैं और इनको लेके जाते हैं और अच्छा सैलरी इनको मिल रहा है। मीन्स ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है जिसमें बच्चे लोग को, और ये भी हमारा टारगेट है कि हम आगे आने वाले टाइम में इसको बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो लोग 10th पास करके आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको लेके आएँ, उनके स्किल डेवलपमेंट कराएँ और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट भी दें साथ में। इसके अलावा अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा थ्रस्ट रहता है कि हमारे जितने भी आसपास के एरिया के गांव हैं, उस वहाँ पे रोड डेवलपमेंट, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर। लास्ट ईयर हम लोगों ने 26 गाँव में नया कम्युनिटी सेंटर बनाने का टारगेट लिया, जो कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को वहाँ पे अंगुल में दिया हुआ है। वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो उसका क्रिएशन हो रहा है। 5 गांव हम लोगों ने अडॉप्ट किया है एज ए मॉडल विलेज, जिसमें 3 है दामनजोड़ी में, 2 है अंगुल में। इन मॉडल विलेजेस में रोड है, ड्रेनेज है, स्कूल्स है, कम्युनिटी सेंटर है, ये पूरा हम डेवलप करेंगे। आइकॉनिक सिटी डेवलपमेंट देखें तो पुरी को हम अडॉप्ट किए। पुरी में हम बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलाते हैं पुरी मंदिर में, जहाँ पे 10 व्हीकल है हमारा, जो कि पार्किंग से लेके मंदिर तक जाने के लिए एजेड लोगों को हेल्प करता है। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। पुरी में हमारा एक गांधी पार्क है, जो कि हमें वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने बोला था कि ये पार्क खाली एरिया था, इसको आप लोग डेवलप करो। उसको हम लोगों ने डेवलप किया और मेंटेन करते हैं। बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पे लोग सवेरे शाम आते हैं, वॉकिंग करते हैं। इसके अलावा भी जैसे रथ यात्रा के टाइम में, उस समय भी हम लोग फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन और सब करते हैं। तो ये सब है। तो साथ साथ हमारे जो भी बिजनेस डेवलपमेंट है, आसपास के गाँव का डेवलपमेंट भी हमारा एक प्राइम फोकस एरिया रहता है। सर बहुत डिटेल में आपने हमें बताया CSR एक्टिविटीज़ के बारे में, और ब्रॉडली हमें ये समझ में आया कि जिस जिस ज़िलों में नालको प्रेजेंट है,
एटलीस्ट वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत अलग अलग सेक्टर्स में कर रहा है, और वो पूरी तरह से ध्यान दे रहा है कि किस तरह से वहाँ पे जो CSR का जो एक मैंडेट भी है सरकार का, उसके फ़ायदा उनको मिले, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके भी बहुत सारी मैं योजनाएं चाहूँगा चला कि रहा है। दूरदर्शन के तरफ से आप लोग भी एक बार जाके हमारे CSR एक्टिविटीज़ को स्पेशली कवर कीजिए बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर। उसको आप हाईलाइट कीजिए कि लोगों को पता चले कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और लोग उसका फ़ायदा लें। नहीं सर, मैंने ये ध्यान दिया, आपने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल तरीके में बताया, तो मतलब मैं इसके लिए अप्रिशिएट भी करूँगा कि ना सिर्फ आप अपने जो कोर एरिया है उसमें आप काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप CSR एक्टिविटीज़ में भी ये पता चला हमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और नालको कितना काम कर रहा है। सर, हम आपने बीच में देखा होगा, मैं घड़ी भी देख रहा था, एक्चुअली हम जितना समय सोच के आए तो उससे थोड़ा ज़्यादा समय हम दे चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इंटरव्यू को रैप अप करूँगा। एक दो बस लास्ट आप हमें थॉट्स दीजिए कि फ्यूचर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है एल्यूमिनियम सेक्टर में, उसके बारे में, और आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है एल्यूमिनियम सेक्टर की, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है भारत की विकास यात्रा में, उसको लेके आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, आने वाले 5 साल 10 साल में ये इस तरह से चलेगा और काफ़ी आगे जाएगा ये सेक्टर, ये इसके बारे में सर आप हमें बताएं। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया का ग्रोथ आज के डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया का टारगेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम 2047 में इसे विकसित भारत बनाएं। इसके लिए जिस रेट में हम ग्रो कर रहे हैं 5 to 60% ऑफ द GDP, तो एल्युमिनियम का रिक्वायरमेंट जो होता है, जो मैं पहले भी कहा कि वो GDP से करीब 1.2 टाइम्स 1.3 टाइम्स ग्रोथ करता है एल्युमिनियम रिक्वायरमेंट। अगर GDP ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, पावर सेक्टर ग्रो करेगा, व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हर जगह एल्युमिनियम का रिक्वायरमेंट है। जिस हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का ग्रो हो रहा है, तो एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट आगे आने वाले टाइम में रहेगी। और नॉट ओनली इन कंट्री, इन एक्सटर्नल मार्केट्स ऑल्सो, इन बाहर भी वर्ल्ड ओवर जो ग्रोथ है वहाँ भी एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी। सर, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि एल्यूमिनियम सेक्टर ऐसे ही ग्रो करे, नालको भी ग्रो करे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज इतना समय दिया और आपने हमें समझाया एल्यूमिनियम सेक्टर के बारे में, नालको के ग्रोथ जर्नी के बारे में, उसके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, और स्पेसिफिकली आपके CSR एक्टिविटीज़ के बारे में। सर, मैं अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम के साथ जो आपके ऑफिस में आज आए हैं, उनसे आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।